नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2020 के सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हम आपको जो है वो करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पहला पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट इससे पहले हमने देखा था। यदि पिछला वाला पार्ट आपने नहीं देखा है तो साइड में आई बटन में पिछला वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। इसी 125 बहुविकल्पीय के स्टार्टिंग के 60 प्रश्न उसमें हमने कराए थे। इसके अलावा डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट सामाजिक अध्ययन के साथ साथ उसमें विज्ञान पहला पेपर दूसरा पेपर सभी की बहुविकल्पी की आपको कमेंट में भी मिल जाएगी और अदर सब्जेक्ट की सभी प्लेलिस्ट वहां पर मिल जाएंगी। तो देखते हैं, चलिए आज इसका सेकंड पार्ट को शुरू करने से पहले एक चीज मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ, और वो क्लियर ये है कि 36 नंबर जो प्रश्न मैंने पार्ट नंबर 1 में बताया था, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की जो लाठियां हैं उनके प्रहार में शहीद हो गए थे, तो मैंने गलती से उत्तर गोपाल कृष्ण गोखले बता दिया था। ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है, लाला लाजपत राय जो है आपका बिल्कुल सही होगा। इस पर बेस्ड आगे भी प्रश्न आया था, तो कुछ लोग उससे ही समझ गए होंगे, पर पहले वाले पार्ट में मैंने उसको सही कर दिया था पिन कमेंट में। पर यहाँ पर भी मैं क्लियर कर रहा हूँ कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की लाठियों के प्रहार में कौन शहीद हुए थे, तो लाला लाजपत राय आपका बिल्कुल सही होगा। हालांकि मुझे याद है 42 नंबर प्रश्न आया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका 42 प्रश्न उसी के बाद आया था कि 2 अक्टूबर को गांधी जी जो है, ये नहीं था शायद, इसके बाद वाला 46 था। 46 वाले प्रश्न पर चलते हैं। ये था कि किसकी हत्या करके लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया गया था। तो ये जो लाला लाजपत राय की मृत्यु की बात की गई है, ये उसी लाठियों के प्रहार की बात की गई। तो यहाँ प्रश्न से भी कुछ लोग समझ गए होंगे, बाकी मैंने वहां पर क्लियर कर दिया, तो ध्यान जो है वो रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो सबसे पहला 61 प्रश्न से है आपका, क्योंकि 60 तक हम प्रश्न देख चुके थे। 61 प्रश्न है कि भारत सरकार की जनहित योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य जो है वो क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है जनता को सरकार से जोड़ना, दूसरा है जनता को बैंकों से जोड़ना, तीसरा है दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप कौन सा टिक करेंगे। यहाँ पर बात की गई है भारत सरकार की जनहित योजना प्रधानमंत्री, जिसका प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो नाम था। बात करते हैं उत्तर की, तो वो मुख्यतः बैंकों से जोड़ने के लिए चलाई गई थी, जनता को बैंकों से जोड़ना। इसमें जीरो मिनिमम बैलेंस रखने की भी सारी चीजें जो है वो दी गई थी। तो यही आपका ऑप्शन बा जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग हेतु स्वरोजगार योजना का आरंभ कब जो है वो किया गया। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको। 16 सितंबर 1992, 15 अगस्त 1983, 15 अगस्त 1992 या इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो उत्तर की बात करें तो आपका ऑप्शन बा वाला यहाँ पर सही होगा, 15 अगस्त 1983। पर इसी से मिलती जुलती आप स्वरोजगार योजना से मिलती जुलती आपकी एक और होती है, वो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न में लिखी हुई है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये आपकी जो है वो गरीबी रेखा से नीचे जो आते हैं उनकी उनको रोजगार देना, उनको सक्षम बनाना, उसके उद्देश्य से लाई गई थी। कब लाई गई थी, तो अप्रैल 1999 में जो है वो लाई गई थी। ध्यान रखिएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है और यहाँ पर स्वरोजगार योजना है। ये जो चलाई गई थी वो आपकी शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग के लिए, और ये गरीबी रेखा से नीचे लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से जो है वो चलाई गई थी। तो 63 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कितनी योजनाओं का विलय जो है वो किया गया। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका 6 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो है, आप सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो बिल्कुल कमल जो है वो बा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ जो है कहाँ है, या है इनमें से बताना है, कौशाम्बी, सारनाथ, देवी पाटन या कुशीनगर। ऑप्शन एबीसीडी में से आपको जो है वो छांटना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा।
तो उत्तर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका कौसाम्बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ जो है वो कौसाम्बी है। ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन आ जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नैमिषारण्य कहाँ स्थित है? सीतापुर में, फैजाबाद में, खीरी में या झांसी में? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो यहाँ जा भी चुके होंगे, तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका सीतापुर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नैमिषारण्य सीतापुर जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न 67 कह रहा है कि गोमती नदी के तट पर स्थित है सामूगढ़, बदायूं, सिकंदरा या लखनऊ? चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो गोमती नदी के तट पर कौन स्थित है? बात करते हैं उत्तर की, तो लखनऊ आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न हम टोटल 126 तक जो है वो देखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अभी हमारा 68 नंबर प्रश्न जो है वो चल रहा है। प्रश्न आपका अगला कह रहा है कि भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है? फैजाबाद, प्रयागराज, ये आपका प्रयोग नहीं है, ये प्रयाग लिखा हुआ है। देखिए आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, पहले इलाहाबाद होता था, तो प्रयागराज उसका नया नाम छप के आया है। गोरखपुर और अकबराबाद। बताना है आपको भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो बात कर लेते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो बिल्कुल आपका फैजाबाद बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अयोध्या उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में जो है वो आता है, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 69। प्रश्न आपका कह रहा है उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो चार ऑप्शन में से आपने अवश्य छाट लिया होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका वाराणसी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में जो है वो स्थित है। वाराणसी में एक चीज आप ध्यान देंगे, तो अड़ा के बाद एक और मात्रा लगी हुई है, ये जो है वो नहीं लगती है, केवल एक मात्रा लगती है, वो ये वारा के बाद, अड़ा के बाद वाली मात्रा नहीं लगती, अड़सी होता है आपका, वारा अड़सी। अगला प्रश्न देखते हैं 70। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? देवा शरीफ, गोला गोकरनाथ, फतेहपुर सीकरी या कंपिल? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ जो है वो है? बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका फतेहपुर सीकरी आपका सही हो जाएगा। मैं यहाँ पर जा भी चुका हूँ, तो फतेहपुर सीकरी में है आपका ऑप्शन नंबर 7। अगला प्रश्न 71 कह रहा है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? बिठूर में है, कालपी में है, श्रावस्ती में है या उपरोक्त में से कोई नहीं? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम आपका बिठूर में जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 72 की हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन जो है वो किए, कन्नौज प्रयाग में, प्रयाग थानेश्वर में, थानेश्वर वल्लभी में या वल्लभी प्रयाग में? इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, छांटना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन आ कन्नौज प्रयाग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 73 कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है, कहाँ किया जाता है? आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में या बाराबंकी में? बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। पूछा गया है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाता है? बात करते हैं उत्तर की, तो बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका आगरा बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन जो है वो किया जाता है, कहाँ किया जाता है? तो आगरा में जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न 74 कह रहा है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, कहाँ लगता है ये आपको बताना है। फतेहपुर में, कलियर में, देवा शरीफ में या गढ़ मुक्तेश्वर में? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा
सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बात कर लेते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सा देवा शरीफ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देवा शरीफ में जो है वो मेला लगता है प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि चौरी चौरा किस जिले में जो है वो स्थित है? देवरिया में, महाराजगंज में, कुशीनगर में या गोरखपुर में? इस पर बेस्ड आपका पहले प्रश्न पूछा जा चुका है पार्ट में, जिसमें घटना कब हुई थी वो पूछा गया था। यहाँ पर पूछा है कि किस जिले में जो है वो स्थित है। बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? आपका गोरखपुर में जो है वो स्थित है। मैंने बताया था कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश जो है, इसमें गोरखपुर के पास एक कस्बा था चौरी चौरा, और वर्तमान में आपका एक तहसील है। 4 फरवरी 2000 2000 नहीं, 1922 जो है, 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे, और इसी घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन गोरखपुर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु या पाटलिपुत्र? बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु या पाटलिपुत्र में। ऑप्शन एबीसीडी में से बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बा लुम्बिनी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लुम्बिनी आता कहाँ है? तो आपका नेपाल में जो है वो आता है। कब हुआ था जन्म? तो इनका 563 ईसा पूर्व जो है वो हुआ था। 563 ईस्वी पूर्व जो है इनका जन्म हुआ था। प्रश्न यहाँ से यह भी पूछा जाता है कि जो जन्म है वो तो यहाँ पर मैंने बता दिया, और मृत्यु जो है या कह सकते हैं निर्वाण की प्राप्ति, इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है, वो कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में जो है वो हुई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, कुशीनगर में जो है वो हुई थी। और यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि इनकी शादी किससे हुई थी, तो राजकुमारी यशोधरा से इनका विवाह हुआ था। बच्चे का इनका नाम क्या था? तो राहुल था। पिता के इनका नाम क्या था? तो शुद्धोधन था। माता का नाम क्या था? तो माया देवी था। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सारी चीजें। यदि आपसे पूछा जाए कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो यशोधरा था, राजकुमारी यशोधरा। बच्चे का नाम राहुल था, पिता का नाम शुद्धोधन था, और माता का नाम माया देवी था। अगला प्रश्न 77 कह रहा है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में जो है वो की गई? 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो फिरोज तुगलक था, उसने अपने चचेरे भाई जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, और इसी का अन्य नाम भी था मोहम्मद जौना खां, इसकी स्मृति में जौनपुर नगर जो है इसकी स्थापना जो है वो की थी, जो कि बाद में जो है वो जो शक है उनकी साम्राज्य की राजधानी भी जो बन गया था। पर आपको मेन नाम ध्यान रखना है मोहम्मद बिन तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जिसका नाम अन्य नाम भी क्या है, तो जौना खां जो है इसका अन्य नाम है। 78 प्रश्न कह रहा है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा या कृष्णा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। तो यमुना आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद या मेरठ में? बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका वाराणसी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विख्यात भारत माता का मंदिर वाराणसी में जो है वो स्थित है। देखिए, भारत माता मंदिर नाम से और भी जगह आपके मंदिर हैं, पर इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका वाराणसी है। यदि आपका ऑप्शन में वाराणसी ना होता, उत्तराखंड ऑप्शन में होता, तो आप उत्तराखंड को भी टिक करते। यदि उत्तराखंड भी ना होता, उज्जैन आपका ऑप्शन में होता, तो आप उज्जैन को भी टिक करते, क्योंकि भारत माता का मंदिर वाराणसी में भी है, उत्तराखंड में भी है, उज्जैन में भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, 80 इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, या मोतीलाल नेहरू के नाम पर? बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से। तो आपका ऑप्शन बा चंद्रशेखर आजाद के नाम पर बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण के नाम पर किया गया।
अगला प्रश्न 81 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर, जेके मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, देवी पाटन मंदिर। सामने उनके स्थान लिखे हैं, मथुरा, लखनऊ, वाराणसी या मुल्सीपुर। बताना है आपको इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत जो है वो दिया गया है। तो बात करते हैं उत्तर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा गलत होगा? तो आपका बा वाला गलत होगा। जेके मंदिर आपका लखनऊ में नहीं है, ये आपका कानपुर में जो है वो स्थित है। तो यूपी में दोनों ही आते हैं, पर यदि बात करें कि लखनऊ कानपुर में, तो कानपुर में जो है आपका आता है, तो आपका बा वाला यहाँ पर गलत है, बाकी सभी आपके सही हैं। अगला प्रश्न 82 देखते हैं, किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है इसकी तिथि के संबंध में, तो ये आपको एकदम रटा होना चाहिए। 18 जनवरी 1857, 28 मार्च 1857, 27 अप्रैल 1858 या 8 अप्रैल 1857। इस प्रकार से अलग अलग 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो, चीजें सब पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं इसी प्रकार आपको आगे भी डेली अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आता रहूं, और अन्य सब्जेक्ट के भी इसी प्रकार अच्छे अच्छे आपको बहुविकल्पीय और अन्य जो कोर्स है वो आपको अच्छे से कराता रहूं। और कहीं ना कहीं इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हम आपको देते हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। बात करते हैं चलिए अब इसके उत्तर की। किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सा 8 अप्रैल 1857 बिल्कुल सही होगा। इनके बारे में मैंने पहले भी बताया था सारी चीजें। मंगल पांडे जो हैं ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। 1857 भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही भी जो है ये थे। तो आपका यहाँ पर तारीख आपको वहां पर मैंने नहीं बताई थी, वो इस प्रश्न से भी क्लियर हो गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। पूछा आपका जाता है, इसलिए मैंने स्पेशली इंपॉर्टेंट लिखा है। अगला प्रश्न 83 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ जो है वो किया गया। 4 ऑप्शन है, 1946, 1942 ईस्वी, 1930 ईस्वी या 1932 ईस्वी। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि जो ऊपर वाला प्रश्न आया था मंगल पांडे, इसमें यदि मंगल पांडे का जन्म पूछ लिया गया, तो आपको याद होना चाहिए 1827 जो है इनमें जन्म इनका हुआ था। 19 जुलाई 1827 में इनका जन्म जो है वो हुआ था। अगले प्रश्न के आंसर की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ की, तो आपका 1942 ईस्वी में जो है वो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न 84 देखते हैं, और एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये जो आप ऊपर वाले प्रश्न देख रहे हैं 82 से, जहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट लिखा था, यहाँ से प्रश्न आपके सन 2017 के जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। सन 2016 के जितने प्रश्न थे, 15 प्रश्न आपके बहुविकल्पी आते हैं, तो जितने थे सन 2016 के वो हमने पहले वाले पार्ट में देख लिए थे। अब यहाँ से हमारे 2017 के हम 15 प्रश्न देखेंगे, फिर 2018 के हम 15 प्रश्न देखेंगे, फिर 2019 के भी हम 15 प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो ये अब आपके सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो है यहाँ से चल रहे हैं। देखते हैं कितने लोग अब इनके आंसर जो है वो सही बताते हैं। प्रश्न पर वापस से लौटते हैं। गांधी जी जो हैं दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने कहाँ जो है वो प्रारंभ किया था? साइड में आंसर लिखा है, इसलिए मैं ये बोलकर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आंदोलन लिखा है। बताना है आपको दांडी, खेड़ा, बारदौली या चंपारण, इनमें से कौन सा सही होगा। तो बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन द सही हो जाएगा, चंपारण आंदोलन सही हो जाएगा। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? चंपारण में प्रारंभ किया था। कब किया था? तो आप कहेंगे 1917 में किया था। तारीख की बात करें तो 19 अप्रैल 1917 में किया था। कब तक चला था? तो लगभग 1 साल तक जो है वो चला था। और यदि पूछा जाए कि ये आंदोलन चंपारण कहाँ पड़ता है, तो ये जिला बिहार जो है वो आपका पड़ता है। किस लिए चलाया गया था ये आंदोलन? तो किसानों के हक के लिए ये आंदोलन जो है वो चलाया गया था। सारी चीजें ए टू जेड मैंने यहाँ से बता दी। यहाँ से आपका अति लघु प्रश्न भी आएगा, तो एक कम से कम इसमें से आप 3-4 लाइनें आराम से लिख सकते हैं, और थोड़ा बहुत आपको अपने आप से भी लाइनें जोड़ना आना चाहिए कि किसानों के लिए हक के चलाया, और किसानों पर थोड़ा बहुत आपने लिखा, फिर उसी से जोड़कर आपने चंपारण बता दिया। जब आपको प्रश्न के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तब आपको इस प्रकार से करना है। प्रश्न कोई भी छोड़कर बिल्कुल भी मत आइएगा, ये गलती बिल्कुल ना करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 85 थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है उसका निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध है? सविनय अवज्ञा आंदोलन,
बहिष्कार और स्वदेशी, असहयोग आंदोलन या होम रूल। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका होम रूल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध है, तो होम रूल से संबंधित है, या होम रूल आंदोलन भी आप कह सकते हैं। एनी बेसेंट और हेलेना ब्लावास्की द्वारा जो स्थापित था आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो कि आपका हिंदू धर्म और उसके आदर्श जो हैं उनका प्रचार प्रसार करती थी, उसकी सदस्य जो है ये बन गई थी 1890 में। तो एनी बेसेंट जो है वो महिला अधिकारियों की लड़ती रही थी। भारत में रहते हुए एनी बेसेंट ने स्वराज के लिए चल रहा जो होम रूल आंदोलन था उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उसी से जोड़कर यहाँ पर प्रश्न जो है वो पूछा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है 86 कि वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पार्लियामेंट सेक्शन में यूपी टेट में भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, वायन मंडल या ओजोन मंडल। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन आ क्षोभ मंडल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 87, भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है। संवहनीय, मानसून, चक्रवाती या पर्वतीय। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका पर्वतीय वर्षा जो है वो होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है, आपको बताना है। गोकुल बैराज परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, लवकुश गंगा बैराज परियोजना या आपकी आगरा बैराज परियोजना। बताना है आपको उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है। बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन बा वाला यहाँ पर सही होगा। ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना जो है आपकी पेयजल परियोजना के अंतर्गत नहीं आती। कहीं कहीं आपको गोकुल बैराज परियोजना भी लिखा देखने को मिलता है, पर ध्यान रखिएगा गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की एक पेयजल परियोजना में आती है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 89 प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है वो है सहारनपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर या बरेली। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से। बात करते हैं उत्तर की, तो उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है, बरेली में है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सी कॉम्पिटेटिव लेवल में ये प्रश्न पूछा जाता है और ये आपका यूपी पीसीएस मेंस में भी पूछा जा चुका है। 2008 में जो पेपर हुआ था उसमें। ये आपका किसके लिए फेमस है बरेली, दिया सलाई उद्योग के लिए। अन्य ऑप्शन की भी यदि बात करें तो जो सहारनपुर है आपका, ये आपका कागज उद्योग के लिए जो है वो फेमस है। किसके लिए फेमस है, कागज उद्योग के लिए। और यदि बात करें अन्य ऑप्शन की, तो मुरादाबाद जो है आपका ये पीतल जो है उसके बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर की बात करें तो ये आपका कालीन उद्योग जो है, जो कालीन बिछाई जाती है, एक मिनट, जो कालीन जो है वो बिछाई जाती है उसके लिए फेमस है। तो कालीन उद्योग के लिए ये फेमस है। चारों ध्यान रखिएगा, कहीं से भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 90, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है, विरहा, धमार, ठप्पा या डांडिया। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। विरहा जो है आपका लोक नृत्य के अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन आ विरहा जो है वो सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक गीत। अगला प्रश्न 91 कह रहा है 2001-2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत जो है उसकी दशकीय वृद्धि दर जो है वो रही है। 21.54%, 25.61%, 20.09% या 25.4%। आप पिछला वाला देखेंगे यदि पेपर उठाकर, तो जनगणना से आपके अच्छे खासे प्रश्न आए थे, तो आपको जनगणना अच्छे से इस बार पढ़नी होगी। तो बात करते हैं उत्तर के, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो 20.09% आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्व प्रमुख कारण जो है इनमें से क्या है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है, ये गा आपका नहीं होगा, निर्भरता है। दूसरा कह रहा है कि भारतीय उद्योग जो है उनका अल्प विकास है। तीसरा कह रहा है देश की विशाल जनसंख्या और चौथा कह रहा है औद्योगिक रूढ़ता है। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण इनमें से है देश की विशाल जनसंख्या। जितनी ज्यादा जनसंख्या उतनी रोजगार की कमी,
तो यही मेन रीजन जो है वो है। अगला प्रश्न 93 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, बताना है आपको 22 जुलाई 1945 ईस्वी, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी, 24 अक्टूबर 1946 ईस्वी, 14 सितंबर 1948 ईस्वी। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उत्तर की बात करें ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की तो आपका ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना जो है वो की गई थी। प्रश्न एक यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र जो है इसका प्रधान न्यायिक अंग क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इसका प्रधान न्यायिक अंग जो है वो होता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय की बात करें तो हेग जो है वहां पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, उसकी सदस्य संख्या है 193। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद जो है वो देता है। चार ऑप्शन है अनुच्छेद 27, 25, 20 या 21। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है। बात करते हैं उत्तर की तो आपका अनुच्छेद 21 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न 95 कह रहा है हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है। एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन, ऑस्टिन या नंदा देवी। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की तो बिल्कुल, तो उत्तर की बात करें तो आपका ऑप्शन ए एवरेस्ट जिसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं वो हो जाएगा। ऊंचाई है इसकी 8,848, पर वर्तमान में आप देखेंगे तो इस 48 से बढ़कर 8,850 मीटर भी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि समय के अनुसार इसमें धीरे धीरे जो है वो वृद्धि भी आपको देखने को मिल रही है। अगला प्रश्न 96 कह रहा है कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। क्या प्रश्न में कह रहा है नहीं करता है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको पर्वतों की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी, खनिज संपदा या प्राकृतिक वनस्पति। तो छाटना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की तो आपका सा वाला ऑप्शन सही होगा। खनिज संपदा जो है किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, पर्वतों की स्थिति भी करता है, भूमध्य रेखा से दूरी भी और प्राकृतिक वनस्पति भी। 97 से प्रश्न आपके जो प्रश्न है वो स्टार्ट हो रहे हैं सन 2018 के हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे सन 2018 के जो है कुल 15 प्रश्न। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ से 15 प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारी जो है उनका नेतृत्व जो है वो किया था। बेगम हजरत महल ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, रानी अवंतीबाई ने या इनमें से कोई नहीं। मैंने कल ये आपको प्रश्न कराया भी था कि बेगम हजरत महल जो है इन्होंने ही लखनऊ से जो है वो नेतृत्व जो है वो किया था। तो आपका ऑप्शन आ जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 98। राजा कुंवर सिंह संबंधित थे कानपुर से, जगदीशपुर से, रामपुर से या दिल्ली से। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर बा जगदीशपुर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा कुंवर सिंह किससे संबंधित थे, तो जगदीशपुर से संबंधित थे। मैंने आपको बताया भी था राजा जो कुंवर सिंह इनका जन्म हुआ था जगदीशपुर में, मृत्यु भी इनकी जगदीशपुर में हुई थी और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक के रूप में जो है ये जाने जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं 99। प्रश्न कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये प्रश्न आपका दो बार आया है, देखिए 2016 में भी आया है और 2018 में तो हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं। तो 1870, 1872, 1875 या 1880। पहले वाले पार्ट में मैंने 2016 के सभी प्रश्न कराए थे, वहां पर बताया था 1875 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पिछले वाले पार्ट में इसके बारे में भी मैंने सारी चीजें आपको बता दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं 100 सत्यार्थ प्रकाश रचना है रामकृष्ण परमहंस की, राजा राममोहन राय की, स्वामी विवेकानंद की या स्वामी दयानंद सरस्वती की। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात करते हैं उत्तर की तो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती बिल्कुल सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान अवश्य रखिएगा कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। तो यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि इसका प्रथम जो प्रकाशन है वो कहाँ हुआ था, तो अजमेर में जो है वो हुआ था। बाकी मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। अगला प्रश्न 101 कह रहा है कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1922 ईस्वी में, 1924 में, 1928 में या 1930 में। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की तो बिल्कुल आपका ऑप्शन द सही हो जाएगा। 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्र मेरा धर्म है जनसेवा मेरी पूजा है, ये किसका मिशन था। विपिन चंद्र पाल का, गोपाल कृष्ण गोखले का, लाला लाजपत राय का या पंडित
जवाहरलाल नेहरू का। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आपका बिल्कुल ऑप्शन सा लाला लाजपत राय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका जो है ये मिशन था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 103। देश बंधु कहे जाते थे चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस या मोतीलाल नेहरू। छाटना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर आ चित्तरंजन दास बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरा नाम आप देखते भी हैं, कहते हैं, हम बोलते हैं चित्तरंजन दास का देश बंधु चित्तरंजन दास। 104 प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत या सी रोजगार राजगोपालचारी। तो पहले उप प्रधानमंत्री यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बा सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जो है वो थे। 105 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी स्थान पर लंबे समय तक पाई जाने वाली मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? मौसम, जलवायु, ऋतु या मानसून। पिछले वाले पार्ट में मैंने क्लियर भी किया था, आपको याद होगा कि जलवायु क्या आता है, मौसम क्या होता है, उसके आधार पर आपका गलत बिल्कुल नहीं होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बा जलवायु आपका सही हो जाएगा। लंबे समय तक पाई जाने वाली मौसमी दशाओं को कहते हैं, और आप जो टाइम या बदलती रहती है उसके अंतर्गत देखते हैं तो मौसम को जो है वो देखते हैं। जलवायु को ही आप स्थायी दशा के नाम से भी जानते हैं। स्थायी मतलब कि ज्यादा चेंज ना हो, स्थायी बना रहे मौसम, तो स्थायी दशा के नाम से भी जानते हैं। और मौसम की यदि बात करें तो किसी स्थान का मौसम आप कह सकते हैं परिवर्तनीय होता है, ये दिन प्रतिदिन भी बदल सकता है, स्थान विशेष पर बहुत डिपेंड करता है। उसी वजह से आप देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों का मौसम में अलग अलग डिफरेंस होता है। आप फोन करके दादा से पूछते हैं भैया बारिश हुई, तो वहां बारिश हो रही होती है, यहाँ नहीं हो रही होती है। तो यही सारी चीजें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 106। सुनामी घटना घटित हुई 1999 ईस्वी में या आपका 2001 ईस्वी में या 2004 ईस्वी में या 2005 ईस्वी में। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो 2004 ईस्वी में जो है वो घटित हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो ये बॉक्साइट जो है सीसा का है, तांबा का है, जस्ता का है या एल्यूमिनियम का है। ये सा आपका 2 बार लिखा है, बॉक्साइट होता है, यहाँ पर 2 बार सा जो है आपका नहीं लिखा होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको सीसा, तांबा, जस्ता या एल्यूमिनियम में से कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की, तो एल्यूमिनियम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और कौन कौन से होते हैं आपके एल्यूमिनियम के एस्क? तो आपका क्रायोलाइट होता है, एलुनाइट होता है, फेल्सपार होता है, कोरंडम होता है, बॉक्साइट तो आपका यहीं पर लिखा है, तो ये सभी होते हैं। बॉक्साइट का सूत्र यदि आपसे पूछ लिया जाए तो बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3.2H2O, Al2O3.2H2O, क्योंकि बॉक्साइट आपका एक प्रमुख अयस्क के रूप में जाना जाता है। अधिकतर प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, तो इसका सूत्र भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न 108 कह रहा है कि कोलार जो है उसकी खानों का संबंध किस धातु उत्पादन से संबंधित है? सोना, कोयला, लोहा, तांबा। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आप सभी जानते हैं कोलार की खाने सोने के लिए प्रसिद्ध हैं, तो सोना जो है यहाँ पर आपका प्रमुख रूप से पाया जाता है, इसीलिए उसी उत्पादन से संबंधित है। आपका आ ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या बिहार। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या बिहार। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो ये प्रश्न तो आपका आया था 2018 में, तब यदि आंसर की बात करें तो महाराष्ट्र ही आपका बिल्कुल सही होता है। पर अब वर्तमान में आप देखेंगे तो कहीं कहीं आपको यूपी भी देखने को मिलता है, और ऐसा बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को पिछाड़ दिया है, पीछा कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो महाराष्ट्र है वहां पर सूखा पड़ गया था, तो चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश आगे निकल गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक कर सकते हैं। यहाँ पर यूपी और महाराष्ट्र दोनों ही दे रखा है, मैंने दोनों ही यहाँ पर इसलिए आपको बता दिया। बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य जो है वो बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 110। प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सा न्यूयॉर्क जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 111 कह रहा है हथकरघा उद्योग है, कुटीर है उद्योग, रसायन उद्योग है, आधारभूत उद्योग है या लघु उद्योग है। तो आप सभी जानते हैं हाथ से वो जो कुर्ता कुर्ता नहीं धागा आप कहते हैं काता जाता है, तो वो आपका हथकरघा उद्योग में आप देखते हैं वो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है।
112 प्रश्न कह रहा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी। 8 अप्रैल 1857, 31 मई 1857, 10 मई 1857 या 1 जून 1857। चार ऑप्शन में से छांटना है आपको, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन में से ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। 1857 की क्रांति के लिए जो तिथि निश्चित की गई थी वो 31 मई 1857 ईस्वी थी। पर तिथि जो है उससे पहले ही आपकी क्रांति हो स्टार्ट हो गई थी, वो हो गई थी 10 मई 1857 के। तो ये भी एक असफलता के कारण में जो है वो आता है। जब आपसे पूछा जाता है 1857 की असफलता के कारण बताइए, तो तिथि से पहले ही जो है वो होना, ये भी इसके कारण में आता है। 113 प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने जो है वो किया था। 125 तक हम प्रश्न देखेंगे, 113 तक हम पहुंच गए हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय या महादेव गोविंद रनाडे। बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो प्रश्न है यहाँ से आपका 1857 ईस्वी की क्रांति की तिथि निश्चित की गई थी। यहाँ से 2019 के आपके प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। 2018 के आपके सभी खत्म हो गए हैं। यहाँ से 2019 के हम टोटल 15 प्रश्न देखेंगे और पूरा आपके सारे प्रश्न जो है वो समाप्त हो जाएंगे। लास्ट में एक प्रश्न मैं आपसे भी जो है वो पूछूंगा। प्रश्न को कंटिन्यू आगे करते हैं। प्रश्न अगला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिरोज शाह मेहता। बताना है आपको, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में मैंने आपको कल बताया भी था कि ए.ओ. ह्यूम भी आपको नाम देखने को मिलता है और व्योमेश चंद्र बनर्जी भी देखने को मिलता है। तो किस टाइप से प्रश्न पूछा जाएगा, तब क्या आप टिक करेंगे, पहले वाले पार्ट में देख लीजिएगा यदि आपने नहीं देखा है। अगला प्रश्न देखते हैं 115, चौरी चौरा कांड हुआ था। देखिए ये प्रश्न आपको कितनी बार पूछा गया है। ये आपका 2019 में भी आया था। गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर या जौनपुर। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी। गोरखपुर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ। अगला प्रश्न कह रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या मौलाना अबुल कलाम आजाद। बताना है आपको, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित जो है वो किया था। दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने या लाला लाजपत राय ने। बताना है आपको, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका बिल्कुल ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक समय भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये वीडियो आप देख रहे हैं सुबह 11 बजे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए। एक दूसरी भी टाइमिंग है शाम के 8 बजे की। तो ये दो टाइमिंग है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए, एक शाम की 8 बजे की टाइमिंग और एक सुबह 11 बजे की। 8 बजे वाली आपकी फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी। 11 बजे वाली यदि मुझे किसी दिन लगा इसको चेंज करना तो आगे चेंज भी की जा सकती है। वैसे अभी आपकी 11 बजे जो है वो चल रही है लगभग पिछले 3 दिनों से, जिसमें हम साइंस के देख चुके हैं बहुविकल्पीय सारे। सोशल साइंस का हमने पहला पार्ट भी देख लिया है और आज चौथे दिन हम देख रहे हैं साइंस, सोशल साइंस का दूसरा पार्ट। देखते हैं प्रश्न जो है हम अपना अगला 118, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। बीरबल साहनी, जगदीश चंद्र बसु या डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन या हरगोविंद खुराना। यहाँ पर भारत में बात की गई, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पर यही प्रश्न यदि आपसे पूछा जाता, भारत में ना लेकर डायरेक्ट पूछा जाता कि हरित क्रांति के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं और विश्व स्तर पर पूछा जाता, तब आप टिक करते या नाम लिखते नॉर्मन ई बोरलॉग का। बोरलॉग जो है इनका नाम देखने को मिलता है नॉर्मन ई बोरलॉग। कहीं कहीं मात्रा नहीं भी देखने को मिलती है, ऐसे बोरलॉग भी लिखा रहता है। तो नॉर्मन पूरा नाम लिख दीजिएगा, नॉर्मन ई बोरलॉग। अगला प्रश्न देखते हैं 119। ये मैंने प्रश्न पूछा था आपसे पिछले वाले पार्ट में और कहा था इसका उत्तर सभी लोग दीजिएगा, तो सभी लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। बात करते हैं अब इसके आंसर की, उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है, 18, 19, 20 या 21। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर आ 18 मंडल सही हो जाएगा। तो आपके उत्तर प्रदेश में कुल 18 जो है वो मंडल है। और यदि बात करें कुल जिलों की, तो 75 जो है वो टोटल जिले हैं। जिलों की संख्या भी पूछी जा सकती है, तो 75 कुल जिले हैं और 18 जो है कुल मंडल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 120। 5 प्रश्न हमारे शेष रह गए हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी सारी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं बैक टू बैक, दिन रात। शाम के लिए भी एक अलग से क्लास है, सुबह के लिए मैंने आप ही लोगों के लिए स्टार्ट कर दी है। 1-1 घंटे की क्लास आप देखिए। ये वीडियो भी आपका अभी तक 39 मिनट 39 मिनट लगभग 40 मिनट का हो गया लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप इतनी सारी मेहनत हम आपके लिए कर सकते हैं, आप भी हमारे लिए एक मेहनत कर सकते हैं वीडियो को केवल और केवल एक लाइक करके। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक ना किया हो
अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ लीजिएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो मिलते रहें। चलिए देखते हैं प्रश्न आगे। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो अवश्य ऐड हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं उनको नोटिफिकेशन ही नहीं मिलता है, तो टेलीग्राम पे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो भेजे जाते हैं। टेलीग्राम की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम में सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। प्रश्न देखते हैं 120। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? चना, सरसों, मूंग या मटर? बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन सा मूंग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 121। प्रश्न है आपका, चारकुला प्रमुख लोक नृत्य है बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का या पूर्वांचल का? बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ब्रजभूमि यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 122 कह रहा है कि कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल? बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका कैगा कर्नाटक में जो है वो स्थित है। कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कर्नाटक में जो है स्थित है। अगला प्रश्न 123। विश्व पर्यावरण दिवस हर व्यक्ति जानता है, किसी का गलत नहीं होगा, कि 5 जून को मनाया जाता है। तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 124। जनगणना 2011 के अनुसार, मैंने आपको बताया था ना कि 2011 की जो जनगणना है इस पर बेस्ड आपका जो पिछला वाला 2019 में पेपर हुआ था, बहुत उसमें प्रश्न इस टाइप के पूछे गए थे। तो आपको जनगणना अच्छे से पढ़ लेना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्रश्न देखते हैं जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला यहाँ पर पूछा गया है। कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज या वाराणसी? बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका गौतम बुद्ध नगर बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। इसको एकदम रट के रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर आपका है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, क्योंकि 126 नंबर वाला प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। प्रश्न 125 कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है 1, 2, 7 या 14? इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो बात कर लेते हैं अब उत्तर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो सा वाला आपका ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 7, जो कि आपका 2, 3, 6, 9 किलोमीटर लंबा है। 2369 किलोमीटर लंबा NH7 जिसे हम कहते हैं नेशनल हाईवे। NH क्या होता है? नेशनल हाईवे 7 देश का सबसे बड़ा हाईवे। ये 21 महत्वपूर्ण जो शहर हैं उनको आपस में जो है वो जोड़ता है। और कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में वाराणसी से शुरू होकर भारत के दक्षिणी छोर तक जो है वो जाता है। अगला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न क्या है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से जो है वो किस वर्ष में हुई? 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में? बहुत बार ये मैं बता भी चुका हूँ। यदि आपने और क्लासेस मेरी देखी हो जैसे कि यूपी टेट वगैरह की, तो उसमें चीज़ें मैंने सभी बताई हैं। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर देते हैं। इजी प्रश्न, ज़्यादा कठिन नहीं है। उम्मीद करता हूँ सभी का बिल्कुल सही उत्तर आएगा। इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी समाप्त होता है। नेक्स्ट वाले टाइम में हम नया सब्जेक्ट उठाएंगे और नए सब्जेक्ट के इसी प्रकार बहुविकल्पी जो है वो देखेंगे। तो आज में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।